नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज हम लोग नवंबर 2025 के करंट अफेयर करेंगे। 15 से लेकर के 30 नवंबर के बीच के करंट अफेयर पूरा करेंगे। एईडीओ का एग्ज़ाम जो नेक्स्ट मंथ जनवरी में है आपका, उसमें 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। तो आप मान करके चलिएगा 10 लाख पेपर छपने में बहुत समय लगता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर पढ़ के जाना चाहिए। जो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है 15 से 20 सितंबर तक का पढ़ लीजिए, मोर देन एनफ है वो जो मैंने करवा दिया इससे पहले के 2 वीडियोज़ में। उसको आप जा कर के देखिएगा, सारे के सारे वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाते हैं और ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर देता हूँ। ओके, आज के वीडियो में नवंबर का 15 से 30 तक का करंट अफेयर होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, लगाने का भी प्रयास कीजिएगा। सभी प्रकार के करंट होंगे, वन लाइनर भी होंगे, कुछ कठिन सवाल भी होंगे, लेकिन आप सभी उसको आसानी से हैंडल कर ले जाएंगे। ओके, देखिए पहला सवाल क्या है, बहुत ही आसान सवाल है। चूँकि चर्चा में था इसीलिए सवाल डाला है मैंने, और इस प्रकार के सवाल कई बार पूछे जाते हैं, आसान स्तर के सवाल हैं। निम्न से ऑटोनोमस एआई की सर्वाधिक सटीक विशेषता कौन सी होती है? मानव निर्देशों पर निर्भर करता है संचालन इसका। वातावरण से सीखकर स्व निर्णय और क्रिया करती है ये। पूर्व निर्धारित नियमों पर आधारित निर्णय लेती है। केवल डेटा विश्लेषण का काम कर सकती है। ऑटोनोमस नाम से ही स्पष्ट है कि क्या करती होगी, अपने आप ही सारे काम करती है। अपने इर्द गिर्द के वातावरणों से सीख करके, अनुभव से सीख करके ये आपको आउटपुट देती है और उसी के आधार पर प्रोसेस करती है। इसी को कहा जाता है क्या? इसी को कहा जाता है ऑटोनोमस एआई। परसेप्शन, रीजनिंग, डिसीजन, एक्शन एंड लर्निंग, ये इसका पूरा चक्र होता है। ये इस साइकिल को भी याद रखना होता है। कई बार ये साइकिल भी पूछ लिया जाता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे वही पूछने वाला हूँ। ऑटोनोमस एआई के कार्यतंत्र में एआई लूप का सही क्रम क्या होता है? दरअसल मैंने पढ़ाया था जब एआई गाइडलाइन जारी किया गया तो उस समय हमने ऑटोनोमस एआई देखे थे, उसके प्रकारों को भी समझा था, किस प्रकार से काम करता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में चर्चा में था, इसीलिए सवाल बनाए गए हैं। ये जो एमसीक्यू हैं, ये एईडीओ हो, एसआई हो, सभी प्रकार के एग्ज़ाम जो भी आपके होंगे, यूपीपीएससी हो, 72 बीपीएससी हो, सभी प्रकार के एग्ज़ाम में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ऑटोनोमस एआई के कार्यतंत्र में एआई लूप का सही क्रम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? विश्लेषण, क्रिया, सीखना, डेटा, निर्णय, सेंसर, क्रिया, सीखना, या फिर सेंसर, फिर डेटा संग्रह, फिर विश्लेषण करेगा, फिर निर्णय लेगा, फिर क्रिया करेगा, देन फिर अंत में लर्न करेगा कि जो हमने अभी टास्क पूरा किया है उससे लर्निंग क्या रहा, ये काम करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सबसे पहले सेंसर जो इसको डेटा देगा, सेंसर के जरिए डेटा ग्रहण करेगा, फिर विश्लेषण करेगा, फिर निर्णय लेगा, फिर क्रिया करेगा, देन फिर अंत में लर्निंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये आपको आंसर राइटिंग में और वन लाइनर करंट अफेयर दोनों जगहों पर यह मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नैरो ऑटोनोमस एआई का उदाहरण? शुरुआत के 6-7 सवाल होंगे एआई से संबंधित, देन फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। नैरो ऑटोनोमस एआई, नैरो का मतलब क्या होता है? मुख्य रूप से छोटे स्तर, छोटे के लिए, स्मॉल पर्पस इत्यादि के लिए जो एआई डिज़ाइन किए जाते हैं बंधुओं, उसको नैरो ऑटोनोमस एआई कह दिया है। जैसे कोई एक कार्य इसको सिखा दिया हमने और वो वही करता रहेगा तो उसी को नैरो ऑटोनोमस एआई कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार जो होती है, इसको बस डायरेक्शन के हिसाब से कार चलाना सिखाना होता है, उसी के हिसाब से इसको ट्रेनिंग दी जाती है। इसी को नैरो ऑटोनोमस एआई का सबसे शानदार उदाहरण इसी को मानेंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये छोटे छोटे सवाल होते हैं जो कई बार विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अप्लाइड साइंसेज में पूछ ले जाते हैं आपसे। भारत के एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क का मूल सिद्धांत क्या है? यही वो फ्रेमवर्क है जो मैंने पढ़ाया था, एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क, और एआई गाइडलाइन जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है? तो यह आईटी मंत्रालय है। आईटी मंत्रालय है जिसके द्वारा जारी किया गया है। व्हाट इज़ द कोर प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज़ एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क, जो सरकार के द्वारा कहा भी गया? पहला है इनोवेशन फर्स्ट, फिर है मार्केट लेड एआई, डू नॉट हार्म, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या सरकार का मूल सिद्धांत क्या है? इसी प्रकार से पूछ लिया जाएगा आपसे कि क्या है मूल सिद्धांत भाई, क्योंकि यह पीआईबी से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरकार का जो सबसे बेसिक मूल सिद्धांत है वह है डू नॉट हार्म। एआई से किसी का भी किसी भी स्तर पर, ना तो आर्थिक स्तर पर, ना तो किसी पॉलिटिकल स्तर पर, ना किसी भी प्रकार से हानि नहीं होना चाहिए। इसी को सरकार ने सबसे पहला मूल सिद्धांत यही रखा है एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क का, कि डू नॉट हार्म,
किसी को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मानव केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। एथिक्स, सेफ्टी एंड अकाउंटेबिलिटी डू नॉट हार्म इसको कहा जाता है। एथिक्स भी होना चाहिए, उसके पीछे सेफ्टी भी होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। यही सरकार के फ्रेमवर्क का सबसे बेसिक प्रिंसिपल और सबसे मूल प्रिंसिपल तो यही है। नेक्स्ट है कि एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क के प्रमुख सिद्धांतों की संख्या कितनी है। एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क के प्रमुख सिद्धांतों की संख्या कितनी है। एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क में कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, तो प्रमुख जो सिद्धांत हैं वो कितने सिद्धांत बनाए गए हैं, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 5 सिद्धांत है, 6 है, 4 है और 7 है। जो मैंने आंसर राइटिंग बच्चों से करवाया है एआई गाइडलाइन का, तो उसमें उनको सिद्धांत लिखने के लिए भी मैंने बोला था, तो आपका मेंस भी तैयार हुआ वहाँ से। और अगर कितने सिद्धांत हैं ये अगर आपको पता होगा तो प्रीलियम में भी तो वही फैक्ट पूछे जाते हैं गुरु। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 का, इसका आंसर हो जाएगा कुल 6 सिद्धांत बनाए गए हैं, 6 सिद्धांत इसके अंतर्गत रखे गए हैं, जिसमें पहला है निष्पक्षता, फेयरनेस, दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, तीसरा अकाउंटेबिलिटी है, चौथा जो है वो है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, पांचवा रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी है, छठा ह्यूमन ओवरसाइट है। तो ये छठों को याद रखिएगा, ये आपसे प्रीलियम में पूछ सकता है। क्या पता यहाँ पर मैंने संख्या दिया है आपसे और वहाँ पर 6 सिद्धांत आपको चुनने के लिए दे दे। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी का गठन किसके आदेश से हुआ, ये पूछा जा रहा है। ये जो कमेटी है ना, इसको लेकर के केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई है। पहले तो इस कमेटी को किसके आदेश से बनाया गया था, और ये कमेटी बहुत पावरफुल कमेटी है। ये पर्यावरण की निगरानी इत्यादि का बहुत शानदार काम करती है और ये कई सारे जगहों पर सरकार को रोक देती है जहाँ पर पर्यावरण का नुकसान होने वाला होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, संसद के द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय के आदेश से या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, इसका यही नाम ही है, यही इसका नाम ही है, CEC इसको कहा जाता है। तो वन संरक्षण से जुड़े दीर्घकालिक वाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से CEC का गठन हुआ था। तो ये जरूर याद रखिएगा कि CEC का गठन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश 9 मई 2002 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था। TN गोदावरमन और थिरुमलपाद बनाम भारत संघ का यह मामला था। TN गोदावरम तिरुमलपाद बनाम भारत संघ का यह मामला था, जिसके पश्चात से सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद 9 मई 2002 को इसकी स्थापना की गई और वैधानिक दर्जा जो है इसको बंधुओं वो 5 सितंबर 2023 को प्रदान किया गया। तो ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर A हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल वही है कि CEC को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ और वैधानिक अस्थायी दर्जा। दरअसल में हुआ क्या, पहले शुरुआत में जब इस संस्था को बनाया गया बहुत अच्छा इसने काम किया और सरकारों को मज़ा आ रहा था क्योंकि ये ज़्यादा रोक टोक नहीं कर रही थी। फिर सरकार ने इसको जोश में आकर के वैधानिक दर्जा भी दे दिया कि हाँ भाई, इसको 2023 में मोदी गवर्नमेंट ने इसको एक्ट बना करके इसको ढेर सारी शक्तियाँ भी दे दी। अब सरकार इसको ख़त्म करना चाह रही थी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कि अभी कैसे, अभी तो आपने शक्तियाँ दी थी इस संस्था को। और जब इसके कारण से प्रोजेक्ट रुकने लग गए गवर्नमेंट के, जब इसने फ्लैग खड़े करने शुरू कर दिए, रेड फ्लैग दिखाने लग गए कि भाई पर्यावरण का आप हनन कर रहे हो, तब जाके सरकार इसको ख़त्म करने का प्रयास करी थी। इसीलिए चर्चा में आई थी अभी पिछले महीने और मैंने पढ़ाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा D। 2023 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया है बंधुओं। इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर D हो जाएगा। NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू का संबंध किससे है, तो ये भी जो है ना, ये भी चीज़ उसी से जुड़ा हुआ है। वो जो नंबू अभी मैंने आपको केस का नाम सुनाया जिसमें TN गोदावरमन थिरुमलपाद बनाम भारत संघवाद, जिसमें CEC की स्थापना की गई, तो उसी में NPV की चर्चा भी की सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई ज़मीन है, वन भूमि है, वहाँ पर किसी खनन वगैरह का आप काम कर रहे हो, तो उसका जो इकोलॉजिकल मूल्य होगा उसके बराबर जो खनन कार्य करने वाली कंपनी है उसको पैसा चुकाना पड़ता है। तो इसी को NPV कहा गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू इसको कहा गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू इसको कहा गया। औद्योगिक कर होता है वन भूमि विचलन की क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन फॉर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन, GST होता है, कार्बन टैक्स होता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा, वन भूमि विचलन की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनसेशन फॉर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन जो होता है उसी को NPV कहा जाता है। NPV का संबंध वन भूमि के गैर वन उपयोग पर
पारिस्थितिक क्षति की भरपाई से है, जो आपने इकोलॉजिकल नुकसान पहुंचाया है उसका आपको अदा करना पड़ेगा कंपनसेशन, क्योंकि इकोलॉजिकल नुकसान को आप केवल पैसों में नहीं आंक सकते हैं और उसको केवल ज़मीन के दाम के आधार पर नहीं नाप सकते हैं। उसका बहुत बड़ा विस्तारित और अच्छा खासा वैल्यूएशन होता है, उसके कारण से नुकसान जो होता है उसकी आपको भरपाई करनी पड़ेगी। इसी को एनपीवी कहा गया। उसी केस में आया था जिसमें सीईसी की स्थापना की गई थी। टीएन गोदावरम थिरुमलपाद बनाम भारत संघ 2008 के मामले में यह चर्चा में आया था, इसको जरूर याद रखिएगा। सीईसी विवाद मुख्यतः किसके द्वंद्व को दर्शाता है? वित्तीय अनुशासन को, संघवाद को, पर्यावरण बनाम विकास को, मानवाधिकार को। सीईसी यानी कि कमिटी, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, किसके विवाद को मुख्य रूप से दिखाता है? तो पर्यावरण बनाम विकास के विवाद को दिखाता है। इन्वायरमेंट बनाम इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का जो इशू है वही हमें सीईसी दिखाता है कि किस प्रकार से सरकारें इन्वायरमेंट को कई बार इग्नोर कर देती हैं, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत में ये रखा गया था कि आप कभी भी इन्वायरमेंट को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि भविष्य की पीढ़ी के लिए हमें संरक्षित करना पड़ेगा इस सुंदर से इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ यह इशू है, बहुत ज़्यादा चर्चा में था पिछले ही महीनों में, हमने पढ़ा भी है। कॉलेजियम प्रणाली के संवैधानिक आधार क्या है? तो न्यायिक व्याख्या की गई है, इसकी स्पष्ट अनुच्छेद दिए गए हैं। संवैधानिक संशोधन के द्वारा, कार्यपालिका के नियम के द्वारा कैसे कॉलेजियम प्रणाली स्थापित हुआ है, कॉलेजियम प्रणाली का संवैधानिक आधार क्या है, कैसे स्थापित हुआ, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कॉलेजियम प्रणाली जो है ये 3rd जजेज केस के द्वारा स्थापित हुआ, अर्थात ए आंसर हो जाएगा। यह 3 जजेज केस के माध्यम से न्यायिक व्याख्या से जुड़ा हुआ और उसी के जरिए विकसित हुआ। ना तो इसको लेकर कोई एक्ट बनाया गया, ना तो संविधान में भी कहीं पर इसकी चर्चा है। ये 3 जजेज केस, इस केस का ही नाम है 3 जजेज केस, इस केस का नाम है। इसी के जरिए कॉलेजियम प्रणाली जो है वो विकसित हुई है। इसका आंसर ए हो जाएगा। सेकेंड जजेज केस 1993 का प्रमुख निष्कर्ष क्या था? कार्यपालिका सर्वोच्च है, एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है इसकी सुपरमेसी स्थापित हुई थी क्या? संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी क्या? एनजेएसी का गठन हुआ था क्या? सीजेआई की राज्य बाध्यकारी होगी, ये कहा गया था क्या? दूसरा जजेज केस क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये 1993 का मामला है। ये कॉलेजियम चैप्टर से ही जुड़ा हुआ सारा इशू है। कॉलेजियम टॉपिक मैंने पढ़ाया उसी से जुड़ा हुआ यह इशू है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या बोला गया है कि नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रधानता और सीजेआई के राय को बाध्यकारी माना गया 1993 के सेकेंड जजेज केस में इसको माना गया। इसका आंसर डी हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की संरचना क्या है? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की संरचना क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जजों के ट्रांसफ़र, नियुक्ति, उनसे जुड़े हुए जो देखे जाते हैं मामले, उसके लिए जो कॉलेजियम बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, कितने जज शामिल होते हैं, हर दिन न्यूज़पेपर में चर्चा में रहता है, लेकिन आपने गौर ही नहीं किया होगा कि भाई कितने लोग होते हैं, क्या होते हैं। सीजेआई प्लस 2 जज, सीजेआई प्लस 3 जज, सीजेआई प्लस 4 वरिष्ठतम जज, केवल सीजेआई होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा सी, अर्थात सीजेआई प्लस 4 वरिष्ठतम जज जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, ये तय करते हैं सुप्रीम कोर्ट में किसकी नियुक्ति होगी, किसका ट्रांसफ़र होगा, कौन क्या किस पद पर बैठेगा। ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन 4 जज और सीजेआई के द्वारा तय किया जाता है। ये भेज देते हैं नाम वित्त किसको? तो कानून मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रपति को। फिर उसमें से उनकी आईबी जांच होती है कि हाँ भाई जजेज का बैकग्राउंड क्या है, ये जांच पड़ताल की जाती है। उसके पश्चात से राष्ट्रपति जी उन नाम में से नियुक्ति कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित करने का मुख्य आधार क्या था? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनाया गया था। पहले ये बनाने का प्रयास किया गया था कि जजों की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया बनाई जाए, लेकिन आर्टिकल 50 जो क्या कहता है बंधुओं? आर्टिकल 50 डीपीएसपी का भाग है। ये क्या कहता है? शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट डिवीज़न होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ज्यूडिशरी और एग्जीक्यूटिव और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का विधायिका और कार्यपालिका से कंप्लीट डिवीज़न होना चाहिए। यही आर्टिकल 50 जिसके तहत कहा गया है कि न्यायपालिका में कार्यपालिका और विधायिका का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप
नहीं होगा। तो एनजेसी लाया गया था 99 संशोधन के द्वारा, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघवाद का उल्लंघन था क्या? मूल संरचना का उल्लंघन था क्या? संसदीय संप्रभुता का उल्लंघन है क्या? लोकहित का उल्लंघन है क्या? असंवैधानिक घोषित करने का मुख्य आधार क्या था? किस आधार पर उसको असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन माना गया था। बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत कब आया है? तो 1973 केशवानंद भारती केस में आया है ये बंधुओं। केशवानंद भारती केस इसको कहा जाता है। इसी के दौरान बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत लाया गया और उसी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का उल्लंघन माना गया एनजेसी को, और इसको रद्द घोषित कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हम लोग। 7,280 करोड़ के REPM योजना का मुख्य उद्देश्य क्या? अब अगर REPM का फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे गुरुजी इसको? भाई REPM तो मैंने पढ़ाया भी है, न्यूज़पेपर में भी चर्चा में था। कहाँ थे आप जो आपको नहीं पता है? इसको कहा था रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। दरअसल में ये सारा हमें आयात करना पड़ता है, इसलिए पिछले ही महीने भारत सरकार ने, बहुत बड़ी योजना है ये, अगर इसको महत्व के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भले मीडिया में चर्चा नहीं हुई हो इधर उधर में, लेकिन ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत आवश्यक योजना है, जिसको REPM कहा गया, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब वही चुंबक वाला मैग्नेट होता है। तो इसका बहुत उपयोग होता है बंधुओं, और सारा हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसमें आत्मनिर्भरता हासिल किया जाए। जब हमारे पास कच्चा माल है इससे जुड़ा हुआ, तो हम इसके उत्पादन को भी शुरू करने वाले हैं, और इससे हम चीन को कहीं ना कहीं परेशान करेंगे इस योजना से। तो 7,280 करोड़ का REPM स्कीम का क्या है मुख्य लक्ष्य? आत्मनिर्भरता और सप्लाई चेन की सुरक्षा, केवल निर्यात करना, आयात को बढ़ाना, खनन सब्सिडी प्रदान करना। सभी को पता चल गया होगा, ऑप्शन मैंने सारे आसान रखे हुए हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि MCQ का मुख्य लक्ष्य रिवीजन है, न कि टेस्ट लेना है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या कहा जाता है इसको? रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण योजना को भारत सरकार ने 7,280 करोड़ रुपए दे करके शुरू किया, और भारत में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट डेवलप किया जाएगा, बनाया जाएगा, उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा उसको, और उसका उपयोग हम सभी क्षेत्रों में करते हैं। सभी क्षेत्रों में, डिफेंस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों में, हर जगह उसका उपयोग होता है। जो भी मॉडर्न टेक इंडस्ट्री है ना बंधुओं, उन सभी जगहों पर उसका उपयोग होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। REPM का व्यापक उपयोग कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोटर्स एंड विंड टर्बाइन इत्यादि में इसका उपयोग होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, जिसका रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के हम बहुत ज़्यादा उपयोग करने वाले हैं, इसीलिए इसके निर्माण को भारत में शुरू किया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 240 का मुख्य प्रावधान क्या है? 240 इसलिए चर्चा में था क्योंकि चंडीगढ़ का इशू चर्चा में था। याद कीजिए, चंडीगढ़ का इशू चर्चा में था। पंजाब बोल रहा था हमें दे दो, और हरियाणा बोल रहा है कि हम ले लेंगे। भाई, हरियाणा बोल रहा है हम लेंगे, पंजाब बोल रहा है हम लेंगे। और चंडीगढ़ है क्या? तो ये UT है, आपको पता ही होगा, यूनियन टेरेटरी है ये। अब इसको लेकर के चर्चा में था, आपसे पूछा जा रहा है कि 240 का मुख्य प्रावधान क्या है, क्योंकि यही आर्टिकल 40 जो 240 है, ये राष्ट्रपति जी को कुछ शक्तियाँ देता है। तो संसद की कर शक्ति है, राष्ट्रपति द्वारा UT के लिए नियम बनाने की शक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति है, उच्च न्यायालय का अधिकार है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा UT के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शांति, प्रगति, अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये क्यों है सवाल भाई? क्योंकि बिहार में महिलाओं के कुछ स्तन के जो दूध होते हैं उसमें यूरेनियम पाए गए थे, और ये बहुत छोटा सा था, सैंपल साइज़ तो, लेकिन पाया गया था। और ये बहुत न्यूज़ का विषय बना था कि भाई बिहार में जो दूध होते हैं बच्चों के लिए, उसमें भी यूरेनियम पाया गया था। हालांकि बहुत कम था ये, फिर भी चर्चा में था। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि यूरेनियम के मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं। ओके, परमाणु संयंत्र बिहार में पूछा जा रहा है। बिहार में यूरेनियम प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ध्यानपूर्वक देखिएगा सवाल को। ये नहीं पूछा जा रहा है कि यूरेनियम प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या होते हैं। बिहार में यूरेनियम प्रदूषण का प्रमुख कारण पूछा जा रहा है। जगह बदलने पर कारण बदल सकता है यहाँ पर, ठीक है। परमाणु संयंत्र है, मिलिट्री एक्टिविटी है, आयात है, प्राकृतिक व भूवैज्ञानिक कारक है, नेचुरल जियोजेनिक फैक्टर है। क्या होगा यूरेनियम का बिहार में मुख्य कारण?
मैंने इसके कुछ मानव निर्मित कारण, कुछ प्राकृतिक कारण, दोनों मैंने पढ़ाया हुआ है। मेंस में भी सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो 71 मेंस देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जो जा रहे हैं उनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं इस तरह के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रमुख कारण प्राकृतिक भूवैज्ञानिक कारक, जियोजेनिक फैक्टर है, न कि मानव निर्मित है। बिहार में जो चट्टानें हैं मुख्य रूप से उनमें ही इस चीज़ के अंश पाए जाते हैं और वहाँ से यूरेनियम जो है वो कुछ हद तक देखे गए, लेकिन इनका अंश बहुत कम था, बहुत ही कम था, नुकसान नहीं पहुँचाएगा इतना कम अंश था। और जो जांच करने वाली संस्था है उसने ये भी कहा कि अगर हम जांच करेंगे इसी प्रकार से पूरे देश की, तो देश के कई सारे राज्यों में ये प्रदूषण देखने को हमें मिल सकता है। अफर रीजन का महत्व किससे जुड़ा हुआ है? ये अफर रीजन के बारे में मैंने पढ़ाया था, बहुत चर्चा में आया था। याद कीजिए कहाँ पर है ये रीजन। ये एक देश है, ये महादेश है, अफ्रीका महादेश। इसका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन है, जहाँ पर एक देश है इथियोपिया। यहाँ पर एक ज्वालामुखी उद्गार हुआ और ज्वालामुखी के उद्गार के परिणाम से उसके राख सारे उड़ करके भारत की तरफ में आ गए थे। मैंने आपको पढ़ाया था पूरा। तो अफर रीजन का महत्व किससे जुड़ा हुआ है? तो यही अफर रीजन है इथियोपिया का, जो बिल्कुल ही पृथ्वी जैसा लगता ही नहीं, लगता है किसी दूसरे ग्रह पर आ गए क्या। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के कारण से यहाँ पर न तो जीवन संभव है, न रहना संभव है। यहाँ पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं एक साथ होती रहती हैं। तो किससे जुड़ा है? ये हिमनद से हो सकता है क्या? बिल्कुल ही बहुत गर्म जगह है। प्लेट विवर्तनिकी, राफ्टिंग, चक्रवात, मानसून किसके लिए जाना जाता है? तो प्लेट टेक्टोनिक रिफ्टिंग के लिए जाना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर प्लेटें टकराती रहती हैं, यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं, यहाँ पर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ के मिट्टी पानी हर चीज़ में एसिड के अंश बहुत ज़्यादा है। इसके कारण से ये जगह मनुष्य का रहने लायक नहीं है। नासा कई बार मंगल के ग्रह के वातावरण ढूंढने के लिए यहाँ पर रिसर्च करने जाती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अफर रीजन में नासा के द्वारा कई सारे रिसर्च किए जाते हैं, अगर उनको मंगल ग्रह जैसा वातावरण चाहिए होता है तो। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ज्वालामुखी राख का दूरगामी प्रसार किससे होता है? महासागरीय धाराओं से, टोपोग्राफी से, वायुमंडलीय पवन संचरण से, पवन प्रणाली से, या रेनफॉल से। किससे हो सकता है? बहुत आसान है ऑप्शंस तो वायुमंडलीय पवन प्रणाली जो एटमॉस्फेरिक विंड सिस्टम जो है, इसी से ये जो ज्वालामुखी के राख हज़ारों किलोमीटर दूर इथियोपिया से उड़ करके पूरा अरब सागर पार करके भारत पहुंच गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। COP30 का केंद्रीय फोकस क्या रहा? COP30 कहाँ पर आयोजित हुआ है? सबसे पहले तो ब्राज़ील में आयोजित हुआ है, अमेजॉन के रेन फॉरेस्ट के बगल में ही आयोजित हुआ है। इसका मुख्य फोकस क्षेत्र क्या रहा है इस बार? नेचुरल, COP, वन संरक्षण, कार्बन टैक्स, न्यूक्लियर एनर्जी, अर्बनाइजेशन। क्या इसका फोकस का क्षेत्र रहा है? बहुत छोटा सा सवाल, लेकिन आप इसमें गलती करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अब इसी से जुड़ा हुआ एक चीज़ का मुझे आप अगर जवाब दे देंगे तो थोड़ी सी खुशी होगी मुझे। COP30 का थीम क्या था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का थीम क्या था? और UNFCCC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत आसान सा सवाल मैंने आपसे पूछा है। UNFCCC यही COP आयोजित करती है, ये तो पता होगा आपको। नहीं पता है तो आज बता दिया मैंने। अब आपका काम है कि जाके ज़रा सर्च की UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन CCC का क्या मतलब है, और COP30 का क्या रहा है थीम इस बार का। ठीक है, ब्राज़ील में आयोजित हुआ है। इसका आंसर क्या हो? बहुत चर्चा में रहा था, आग लग गया था इसके वेन्यू पर, वहाँ के जनजातीय लोग आ गए थे कि हमें भी शामिल करो COP में। इसका आंसर ए हो जाएगा बंधुओं, यानी कि वन संरक्षण, फॉरेस्ट कंजर्वेशन इसका मुख्य इशू रहा है। कैसे याद रखेंगे इसको? अमेजॉन के रेन फॉरेस्ट के बगल में ही यह आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार से जोड़ करके भी इसको याद रख सकते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो पूछा गया सवाल वो भी आपका COP से ही पूछा गया है। जीवाश्म ईंधन पर COP में अंतिम परिणाम क्या रहा? व्हाट वाज द फाइनल आउटकम रिगार्डिंग फॉसिल फ्यूल्स? बाध्यकारी चरणबद्ध समाप्ति, बाइंडिंग फेज आउट, बिल्कुल बाइंड कर दिया गया देशों को, बाई फोर्स आपको इतने साल में ख़त्म करना ही है क्या, टोटल बैन, कोई निर्णय ही नहीं लिया गया है, या फिर नॉन बाइंडिंग रोड मैप टू ट्रांजिशन अवे, मतलब बिना बाध्यकारी एक रोड मैप बनाया गया है धीरे धीरे करके ख़त्म करने के लिए। क्या होगा? COP को देख करके आपको क्या लगता है क्या काम करेंगे? कुछ नहीं काम करते लोग, चाय समोसा खाते और कुछ नहीं काम करते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा बंधुओं, इसका आंसर डी हो जाएगा।
परिणाम एक गैर बाध्यकारी रोड मैप था जिसमें जीवाश्म ईंधन को मतलब दूर करने की बात तो कही गई है, लेकिन कोई बाइंडेशन नहीं बनाया गया देशों के ऊपर में कि आप बाध्य होकर के इसको बंद ही कीजिए। इस प्रकार की कोई भी अनिवार्यता लागू नहीं की गई है। इसको ज़रूर याद रखिए। इसको लेकर बहुत विवाद भी हुआ, इसी के कारण से ये आपको याद रखना चाहिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी तरह का आ गया, अभी तो टॉपिक पढ़ा था ये। कुल कितनी श्रम संहिताएं हैं जिसको लागू किया गया है? नोटिफिकेशन अभी निकाला गया। एक्ट तो बहुत पहले बना था ये बंधुओं। ये श्रम संहिता तैयार तो काफ़ी वर्ष पहले ही हो गई थी, 2020 में 19 में ही हो गया था, लेकिन लागू उनको अभी किया गया है पिछले ही महीने में। तो कितनी श्रम संहिताओं को लागू किया गया है? 3 श्रम संहिताएं, 4 श्रम संहिताएं, 5 श्रम संहिताएं, 6 श्रम संहिताएं। कितने संहिता? संहिता का मतलब क्या होता है? कोड। कोड का मतलब क्या होता है? कई सारे कानून को इकट्ठा कर देते हैं तो वो कोड का निर्माण होता है। जैसे यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोड शब्द आ गया ना। जैसे आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, बहुत सारे कानून मिलकर के कोड का निर्माण करते हैं। तो कुल कितनी श्रम संहिताओं को लागू किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी 4, अर्थात कौन कौन सा? पहला है कोड ऑन वेज यानी कि मजदूरी का संहिता। सेकेंड कौन सा है? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। तीसरा कौन सा है बंधुओं? सोशल सिक्योरिटी कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड कहा जाता है इसको। सामाजिक सुरक्षा संहिता भी लागू हुआ है। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है। ये लेबर सुधार में, भारत में हाल फिलहाल के 10 वर्षों में लेबर सुधार में इससे बड़ा रिफॉर्म किया ही नहीं गया है। और चौथा जो है वो क्या है? तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य स्थिति संहिता 2020, ठीक है, जिसमें से मजदूरी संहिता केवल 2019 का है। बाकी ये तीनों कोड जो हैं 2020 के हैं। टोटल 4 संहिताओं को लागू किया गया है। लेबर कोड हैं ये चारों के चारों। श्रम संहिताओं को लागू किया गया। लेबर रिफॉर्म में बहुत बड़ा कदम यह माना जा रहा है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला सवाल है कि वेतन संहिता 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर सुधार करना, निर्यात करना, न्यूनतम वेतन का सार्वभौमिकरण करना, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मिनिमम वेज, श्रम न्यायालय की समाप्ति करना, एवोल्यूशन ऑफ लेबर कोड्स कहा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? न्यूनतम वेतन का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण का क्या मतलब होता है? कि सभी को कम से कम न्यूनतम वेतन जरूर प्राप्त हो। इसी को कोड वेज में लागू किया गया, वेतन संहिता में लागू किया गया है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर की क्या देखिए, गिग वर्कर से संबंधित प्रावधान किस संहिता में किए गए हैं? गिग वर्कर्स कहा किनको जाता है? ऐसे वर्कर्स जो कमीशन बेस्ड पर काम करते हैं। जैसे जो आपके घर डिलीवरी लेकर के आते हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी हैं जो डिलीवरी मैन का काम करते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे, तो जो जोमेटो स्विगी इन सब में काम करते हैं, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करते हैं। एसडीएम डीवाईएसपी बनने का सपना भी देखते हैं। कितनी बड़ी चीज़ है ना ये। गिग वर्कर्स से संबंधित प्रावधान किस संहिता? उन्हीं को गिग वर्कर्स कहा जाता है। आजकल इनकी चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जहाँ पर युवाओं को आप देखेंगे मोटरसाइकिल पर दौड़ते रहते इधर से उधर। संबंधित प्रावधान किस संहिता में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक सुरक्षा, वेतन, औद्योगिक संबंध वाले में है क्या, या फिर ओएसएच में इनकी चर्चा है क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 30 का ए हो जाएगा, अर्थात सामाजिक सुरक्षा संहिता में गिग वर्कर्स से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। गिग वर्कर्स कौन होते हैं ये भी याद रखिएगा। इनसे जुड़े हुए मेंस में भी सवाल बन सकते हैं अब, क्योंकि भारत की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चर्चा में है गिग वर्कर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अनुच्छेद 200 किससे संबंधित है? आर्टिकल 200 किससे जुड़ा हुआ है? संसद के विधेयक से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रपति के असेंट से जुड़ा हुआ है, अध्यादेश से जुड़ा हुआ है, राज्यपाल के असेंट से जुड़ा हुआ है। तो अनुच्छेद 200 जो है हाल ही में चर्चा में रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया इसको लेकर के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये राज्यपाल से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 200 राज्यपाल को राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर अनुमति देने, रोकने या राष्ट्रपति के विचार आरक्षित करने की शक्ति देता है। दरअसल में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले हीरोपंती दिखाते हुए वो क्या था कि उसने बोला था कि राज्य से जुड़े हुए विधेयक पर 30 से 60 दिन में राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी भी हालत में फैसला लेना ही पड़ेगा।
ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने फैसले को पलट दिया। अभी फिर उसने बोला है कि नहीं नहीं, गलती हो गई थी मालिक, कोई बात नहीं, आप जब तक चाहो तब तक फैसला लो, कोई समयबद्ध नहीं है ये। और वाकई वास्तविकता में तो वही है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय जो हैं, उनको राज्य से जुड़े हुए विधेयक पर फैसला लेने के लिए कोई समयबद्धता नहीं बनाई गई है भाई। और ये सोच समझ कर बनाया गया है ताकि केंद्र का प्रभुत्व स्थापित रहे राज्यों के ऊपर में। उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। फिलहाल में फिर से अपने फैसले को पलट दिया। इसी कारण से आर्टिकल 200 जो है ये चर्चा में था बंधुओं, और इसको लेकर बहुत गहरा विचार विमर्श हुआ है। राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे सवाल पूछे थे जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी दिया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का निष्कर्ष क्या था? राज्यपाल की शक्तियों पर पूछा जा रहा है कि कोई समय सीमा नहीं है, समय सीमा अनिवार्य है, टाइम लिमिटेड जो है मैंडेटरी है, डिमांड एसेंट है, स्वतः स्वीकृति है, ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा क्या? अगर आपने निश्चित समय तक पास नहीं किया एक्ट को तो क्या वो स्वतः स्वीकृत हो जाएगा क्या? क्या राज्यपाल राष्ट्रपति का कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात कोई टाइम लिमिट अब नहीं है। टाइम लिमिट को ख़त्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही से खुद का टाइम लिमिट ख़त्म किया जो उसने पहले फैसले में सुना दिए थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि पॉकेट वीटो का शक्ति किसके पास में है? जेबी वीटो जिसको कहा जाता है, पॉकेट वीटो का शक्ति किसके पास में है? राज्यपाल के पास में, लोकसभा स्पीकर के पास में, प्रेसिडेंट के पास में, चीफ मिनिस्टर के पास में। इसका आंसर क्या होगा? आपको पता ही है कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है, इन्हीं दोनों में से कोई होगा भाई। बहुत आसान से ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। जेबी वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है जब वो किसी विधेयक पर न तो सहमति देते हैं न ही उसे लौटाते हैं। इसी को जेबी वीटो कहा जाता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कई बार यूज कर सकते हैं, किया भी है। ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था इसका। इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार सा है। बिरसा 101 किस रोग से संबंधित है? बिरसा 101 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दरअसल में जीन एडिटिंग का देसी तकनीक है बिरसा 101, जिसका उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जा रहा है? मधुमेह के लिए, सिकल सेल के लिए, थैलीसीमिया के लिए, कैंसर के लिए, किसके लिए उपयोग किया जा रहा है बिरसा 101 का? यही आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात बिरसा 101 सिकल सेल एनीमिया के लिए विकसित एक स्वदेशी तकनीकी उपचार है जिसको बिरसा 101 कह दिया गया। बिरसा नाम इसका इसलिए पड़ा है बंधुओं क्योंकि सिकल सेल एनीमिया मुख्य रूप से जनजातियों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये बीमारी, और यह जेनेटिक बीमारी है, यानी कि जीन में ट्रांसफ़र होता है। तो जनजातियों में बहुत तेज़ी से फैला है क्योंकि उनमें आपस में संबंध हैं, सभी जनजातियों शादी विवाह होते हैं, इसके कारण से उनमें बहुत प्रमुखता से यह फैला है और जीन के द्वारा फैलता है। तो जीन एडिटिंग का एक स्वदेशी तकनीक है जिसको बिरसा 101 कहा जाता है। क्रिस्पर कैस9 का उपयोग किया जाता है इसमें, और इसी को नाम दिया गया है बिरसा 101, जो सिकल सेल एनीमिया से लड़ने में मदद करता है। जीन एडिटिंग का टूल है ये। ओके। इसका आंसर बी हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिरसा 101 किस तकनीक पर आधारित है भाई? क्रिस्पर पर, mRNA पर, स्टेम सेल पर, नैनोटेक पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात किस पर आधारित है ये? क्रिस्पर तकनीक पर आधारित है। क्रिस्पर कैस9 अभी मैंने बताया, बायोलॉजिकल कैंची भी इसको कहा जाता है, इसी पर आधारित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेरिटोरियल आर्मी में प्रादेशिक सेना की स्थापना कब हुई थी? दरअसल इस आर्मी में कुछ दिन पहले ही महिलाओं को अनुमति दी गई। अब महिला भी इनमें शामिल हो सकती हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना सी 1949 में एक अधिनियम के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। इसका आंसर सी हो जाएगा। और ये आखिरी सवाल है कि टीए टेरिटोरियल आर्मी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अस्थायी सेना का प्रतिस्थापन करना, रिप्लेसिंग स्टैंडर्ड आर्मी, केवल आपदा प्रबंधन मदद करना, पुलिसिंग करना, सहायक या अंशकालिक सेवा लेना इनसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंशकालिक सेवा के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया था। इसका उद्देश्य नियमित सेना को सहायता प्रदान करना, नागरिकों को अंशकालिक सैन्य सेवा का अवसर देना, इसीलिए टेरिटोरियल आर्मी को गठित किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके आगे के जितने भी सवाल हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर संभव हो तो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बीपीएससी में सबसे बेहतर कंटेंट मैं आपको देता हूँ, एक अकेले ही, है ना। अपने पास कोई इस तरह का और भी शिक्षक तो अभी तो नहीं है, आएंगे भविष्य में तो अच्छे ही आएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का।